हेलो दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र, अगर बात किया जाए कि अर्थशास्त्र का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो अर्थशास्त्र शब्द का जो जन्म हुआ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, भारत में हुआ। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। और ये अर्थशास्त्र केवल किसके बारे में लिखा था? राजनीतिक अर्थशास्त्र था। इसमें मौर्य समाज के बारे में लिखा गया था। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ हैं, और इन्होंने पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। लेकिन अगर पूरी पुस्तक का नाम जाने तो एन इंक्वायरी इंक टू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1776 ईस्वी में। अब समझें कि प्रारंभ में अर्थशास्त्र को किससे जोड़ा जाता था? प्रारंभ में अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र से जाना जाता था। अब बात करें कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा? धन का विज्ञान कहा। धन का विज्ञान हर्न और केयर महोदय ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या बताया? धन का विज्ञान है। एन ग्राम में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या दी? एन ग्राम ने बताया कि धनोपार्जन का विज्ञान ही क्या है? अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है। फेटले ने बताया कि विनिमय का विज्ञान ही क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, अब बात करें 1890 में मार्शल की पुस्तक। मार्शल ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र का क्या दिया गया था? सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, और सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1890 में मार्शल ने किया था। ठीक है, अगर हम परिभाषा समझें तो आप समझिए, अगर कोई देश है और देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, और बहुत सारे लोग होंगे तो बहुत सारे लोगों की असीमित क्या होंगी? इच्छाएं होंगी। अगर असीमित इच्छाएं हैं तो असीमित इच्छाओं को पूरा करना भी होगा। लेकिन संसाधन क्या हैं? किसी भी देश में जो संसाधन है वो क्या हैं? सीमित संसाधन है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधन के द्वारा पूरा करने के लिए क्या करेंगे? संसाधनों का क्या करेंगे? प्रबंधन करेंगे। समझ में आ गई? अगर संसाधनों का प्रबंधन किया जाए और उसमें सिद्धांतों का अगर अध्ययन कर लिया जाए, तो सिद्धांतों को अध्ययन अगर किया जाए तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। लेकिन अगर इन्हीं संसाधनों के प्रबंधन का व्यवहारिक अध्ययन किया जाए तो उसको बोला जाता है अर्थव्यवस्था। क्या बोला जाता है? अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? अब अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में काम करती है आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या चीज़ें आएगी? धन आ जाता है। और जब आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। उसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था देखें तो व्यवहारिक अध्ययन किसका करेंगे हम? किसकी अर्थव्यवस्था का करेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जापान की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो अगर हम केवल अर्थव्यवस्था कहें तो यह एक अपूर्ण शब्द है। इसका पूर्ण शब्द क्या होगा कि अगर इसके साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाए, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, जापान की अर्थव्यवस्था, तो ये एक पूर्ण शब्द देगा। अब बात करना है हमें भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे बैंक के बारे में, मौद्रिक नीतियों के बारे में, जीडीपी के बारे में बात करेंगे, और बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे। अब बात करें उत्पादन के कारक क्या हैं, उत्पादन के घटक क्या हैं, अर्थव्यवस्था के घटक क्या हैं। ठीक है, तो उत्पादन दो चीज़ों का किया जाता है, एक सेवा का किया जाता है, एक वस्तु का किया जाता है। उत्पादन जब वस्तु का करेंगे तो वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमें क्या
ज़रूरत पड़ेगी, हमें वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। और वर्कर क्या करेंगे? वर्कर अपनी सेवा करेंगे वस्तु के उत्पादन करने में। तो उत्पादन के कारक में सबसे पहली चीज़ हमें क्या ज़रूरत होती है? पूंजी की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरत होती है? भूमि की ज़रूरत होती है। और तीसरी चीज़ ज़रूरत होती है श्रम की। और चौथी चीज़ ज़रूरत होती है उद्यमशीलता की। और उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण कारक में उद्यमशीलता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? पूंजी चाहिए। पूंजी क्या करेगी? मशीनों को लेके आएगी। पूंजी ही वर्कर्स जितने भी काम करेंगे उनको मजदूरी देगी। दूसरी चीज़ क्या चाहिए? अब जहाँ पर हमें मशीन लगानी होगी, वर्कर्स काम करवाने होंगे, उसके लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। अब भूमि में हमें क्या चाहिए? भूमि में श्रम करने वाले व्यक्ति भी चाहिए। तो हमें क्या ज़रूरत होगी? श्रम की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हमारे पास श्रम भी है, भूमि भी है और पूंजी भी है, हमें क्या ज़रूरत होगी? हमें चाहिए उद्यमशीलता की, यानी हमें जोखिम लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे? तभी हम एक फैक्ट्री को लगा सकते हैं। अब बात करें, ध्यान दें कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो पहली समस्या आती है कि हमें क्या उत्पादन करना चाहिए, यानी हम ऐसी क्या चीज़ उत्पादन करें जिससे ये अर्थव्यवस्था की समस्याएं दूर हो सकें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उत्पादन कैसे करें। तो उत्पादन करने के लिए या तो हम श्रम करेंगे, या तो मशीन लगाएंगे, या तो मशीनरी वर्क करेंगे। ठीक है, अब बात आती है किसके लिए उत्पादन करना है। तो उत्पादन करना है गरीब व्यक्ति के लिए और अमीर व्यक्ति के लिए। क्योंकि गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ठीक है, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। लेकिन अमीर व्यक्तियों को क्या चाहिए? अमीर व्यक्तियों को भी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, साथ में कार चाहिए, आईफोन चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? उत्पादन। अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो पहली परिभाषा है धन संबंधी परिभाषाएं। धन संबंधी परिभाषाओं में क्या है कि जेबी से ने कहा है कि धन की विवेचना ही क्या है? अर्थशास्त्र है। वाकर ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र को कहा है कि वह शाखा जो धन से क्या हो? संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने परिभाषा दी है कि मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान ही क्या है? अर्थशास्त्र है। अब धन के विज्ञान के प्रमुख आलोचक कौन थे? प्रमुख आलोचक थे थॉमस कार्लाइल, जॉन रिस्कन, चार्ल्स डिकिंस और विलियम मैरिस। ठीक है, अब बात आती है प्रोफेसर पीगू की पुस्तक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ द वेलफेयर। और इसमें दिया है अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल की। प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है कि व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। केनन ने परिभाषित किया है कि भौतिक सुख के कारणों का अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र है। पेंसन ने क्या कहा है? पेंसन ने कहा है कि भौतिक कल्याण का शास्त्र ही क्या है? भौतिक कल्याण का शास्त्र ही क्या है? अर्थशास्त्र है। अब बात करें वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है, यानी वस्तु विनिमय है क्या? तो एक वस्तु अथवा सेवा के बदले में दूसरी वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने को कार्य को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु अथवा सेवा के बदले में दूसरी वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने के कार्य को वस्तु विनिमय कहते हैं। प्रोफेसर टासिंग ने कहा है कि उत्पत्ति का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाती है। ठीक है, आगे की ओर अब बात किया जाए धन के अंतर्गत, तो धन के अंतर्गत केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मार्शल ही एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र का नामकरण किया और राजनीति अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र को अलग किया। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या बनेगी फिर? जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है।
अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा का प्रतिपादन जो किया था प्रोफेसर रॉबिन्स ने किया था। इन्होंने पुस्तक लिखा था एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, यानी इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी कि सीमित साध्यों और सीमितता और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी कि सीमित साध्यों और सीमितता और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखें अर्थशास्त्र की, तो सीमित संसाधनों को इस प्रकार बांटना जिससे मानव के समस्त इच्छाओं की पूर्ति की जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अमर्त्य सेन आपके भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1988 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और उनकी मुख्य पुस्तक थी गरीबी एवं अकाल। अमर्त्य सेन ने कल्याण अर्थशास्त्र का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, इसलिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को कहाँ पर हुआ था, शांति निकेतन में हुआ था। और ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्ति की इकाइयाँ आती हैं जो अपने खुद के से संबंधित हो, व्यक्ति से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, फर्म से संबंधित हो या खुद का उद्योग हो एवं अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत आदि का अध्ययन व विश्लेषण करना क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्ति, केवल एक परिवार, केवल एक फर्म, केवल एक उद्योग की हम बात करेंगे। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा या घटक कौन कौन से हैं, इसके अलग अलग घटक हैं। उपभोक्ता का सिद्धांत, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहली शाखा जो है उपभोक्ता का सिद्धांत है। दूसरी शाखा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, तीसरी शाखा है कीमत निर्धारण सिद्धांत और चौथी शाखा है कल्याण अर्थशास्त्र। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नामों से भी जाना जा सकता है, ये भी अगर हम जानें तो पहला होगा उपभोक्ता का सिद्धांत, दूसरा होगा उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, तीसरा होगा कीमत निर्धारण का सिद्धांत और चौथा होगा कल्याण अर्थशास्त्र। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट तथ्य क्या हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला तथ्य है कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कैसा अर्थशास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि व समष्टि शब्द का जो प्रयोग किया था, किसने किया था, रेगनर फ्रिश ने किया था। नोट पॉइंट, व्यष्टि अर्थशास्त्र को विधिवत जन्म देने का जो श्रेय जाता है एडम स्मिथ को जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, एडम स्मिथ है। इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण, अगर कोई व्यक्तिगत फर्म की बात कर रहा है तो इसका मतलब किस अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत उद्योग की बात कर रहा है, व्यक्तिगत मांग की बात कर रहा है, ठीक है, या उपभोक्ता की बात कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र का विकास संबंधी विचार किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था। किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन कैसा होता है, सीमित होता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहते हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था, रेगनर फ्रिश ने किया था। ठीक है, अब बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं में पहली विशेषता है व्यक्तिगत स्तर। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी के व्यक्तिगत स्तर की बात करेंगे, मांग के बारे में बात करेंगे, आपूर्ति के विषय में बात करेंगे और व्यक्तिगत आय के लेखा जोखा को रखेंगे। ठीक है, आगे की ओर चलें। इसके बाद हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण,
यानी अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में उदाहरण जैसे समग्र मांग, यानी संपूर्ण मांग की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करेंगे। संपूर्ण आपूर्ति की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय आय की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय का मतलब है पूरे राष्ट्र में, और राष्ट्र में 28 राज्य हैं। पूरे 28 राज्यों के बारे में आय का लेखा जोखा किस में होगा? समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। उदाहरण, कृषक आते हैं, उद्यमी आते हैं, व्यापारी आते हैं एवं श्रमिक वर्ग आते हैं, ठीक है। और कर्मचारियों का अध्ययन किस में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द मैक्रोज से बना हुआ है, और इस मैक्रोज का अर्थ होता है बृहत। मैक्रोज का क्या अर्थ होता है? बृहत। प्रोफेसर स्टेनले ने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि संबंध समूह के योगों के आर्थिक व्यवहार को समझने से है। समष्टि अर्थशास्त्र संबंध समूह के लोगों के आर्थिक व्यवहार को समझने के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जिसमें से 5 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला क्षेत्र है व्यापार चक्र, दूसरी बात करें रोजगार एवं आय, तीसरी बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चौथी बात करें सामान्य कीमत स्तर, और पांचवी बात करें वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। इसका मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र को और किन नामों से जाना जा सकता है? पहला नाम है व्यापार चक्र का सिद्धांत। व्यापार चक्र का अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। रोजगार एवं आय के अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं। सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत को समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इसका अन्य नाम है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। इस प्रकार से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि समष्टि अर्थशास्त्र के और क्या नाम हम बता सकते हैं। इसी समष्टि अर्थशास्त्र को अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से? रोजगार तथा आय का सिद्धांत। 1936 में मेनार्ड केन्स की एक पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक थी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक बुक का नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने इस बुक को राइट किया है, किसने इस बुक को लिखा है। आगे की ओर बात करें कि समष्टि अर्थशास्त्र का अस्तित्व में आया कब? किसने इस समष्टि अर्थशास्त्र को पहले दिया है, ठीक है। तो 1929 के बाद अमेरिका में 1929 से लेकर 1935 तक बेरोजगारी की दर 3% से लेकर 25% तक पहुंच गई थी, ठीक है। उसी समय कीन्स ने एक समष्टि विचारधारा का विकास किया, यानी कीन्स से ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समष्टि शब्द का प्रयोग किया। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य दोष है, मुख्य दोष क्या है कि इसमें विजातीय समूह होते हैं, और विजातीय समूह की समस्या इसका मुख्य दोष है। किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। इसके बाद बात करेंगे इसी समष्टि अर्थशास्त्र के घटक के बारे में कि समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से घटक होते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करते हैं। पहला घटक है संतुलित उत्पाद तथा रोजगार संबंधित सिद्धांत। दूसरा घटक है राजकोषीय नीति, जो क्या करती है? समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। तीसरी है मौद्रिक नीति। चौथा पॉइंट है मुद्रास्फीति एवं अस्फीति। पांचवा पॉइंट है सरकारी बजट, और छठा पॉइंट है मुद्रा आपूर्ति एवं साख सृजन। ये सब क्या करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये इन सभी को समष्टि अर्थशास्त्र को कि क्या कहा जाता है? घटक कहा जाता है। इसके बाद हम अर्थशास्त्र में अगला टॉपिक देते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार को अलग अलग आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है विश्व के आधार, विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो 2 प्रकार की होती है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था,
विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार हैं। निम्न आय, दूसरा है निम्न मध्यम आय, निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था, तीसरा है उच्च मध्यम अर्थव्यवस्था और चौथा है उच्च आय अर्थव्यवस्था। चौथा पॉइंट है देश समूह के आधार पर अर्थव्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार की अर्थव्यवस्था, द्वितीय प्रकार की अर्थव्यवस्था, तृतीय प्रकार की अर्थव्यवस्था और चतुर्थ प्रकार की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो अर्थशास्त्र है वो आपकी SCERT बुक से संबंधित है, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा। और ये चैनल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।